गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं वी फॉर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं ओबीजी का 11th वाला क्वेश्चन, जो कि लिपिन-कॉर्ड सीरीज़ चल रही है हमारी, उसका क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान फॉर 32 ईयर ऑफ ओल्ड फीमेल क्लाइंट रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डायफ्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे क्लाइंट डायफ्राम के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, तो नर्स उसको इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बताएगी। पहला है डचिंग विद द एसिडिक सॉल्यूशन आफ्टर इंटरकोर्स इज रिकमेंडेड, डायफ्राम शुड नॉट बी यूज, क्लाइंट डेवलप एक्यूट सर्विसाइटिस, डायफ्राम शुड बी वॉश्ड इन अ वीक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच एंड वाटर, डायफ्राम शुड बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 2 hours आफ्टर इंटरकोर्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 मिनट का टाइम लीजिए, पॉज कीजिए और आंसर देना स्टार्ट कीजिए। चलिए, आपने पॉज करके आंसर क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डायफ्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो डायफ्राम के बारे में सही जानकारी कौन सी है, चलिए पढ़ते हैं। डचिंग विद द एसिडिक सॉल्यूशन आफ्टर इंटरकोर्स, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है। तो डचिंग करने से, अगर आप डायफ्राम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद डचिंग का मतलब होता है एक तरीके से वजाइनल वॉश करना, वजाइना को वॉश करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। अगर डचिंग करने से क्या प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। डचिंग से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो डचिंग सेक्सुअल, अगर आप डायफ्राम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद डचिंग करना सेफ नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ डायफ्राम शुड बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 2 hours आफ्टर इंटरकोर्स, क्या केवल 2 ही घंटे तक डायफ्राम को रखना चाहिए? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। कम से कम 6 hour तक डायफ्राम को रखना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? तो मैक्सिमम 24 hours तक हम डायफ्राम को यूज़ कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। 24 घंटे से ज़्यादा डायफ्राम को नहीं रखा जा सकता। तो ये केवल कह रहा है 2 घंटे, तो कम से कम तो 6 घंटे हमको रखना पड़ेगा। 2 घंटे तो बिल्कुल गलत आंसर है। डायफ्राम शुड बी वॉश्ड इन वीक सॉल्यूशन ब्लीच एंड वाटर, तो आपको बता दूं डायफ्राम को वीक सॉल्यूशन ब्लीच और वाटर से वॉश नहीं किया जाता। इसके लिए हमको माइल्ड सोप का यूज़ करना पड़ेगा, माइल्ड से स्ट्रॉन्ग सोप का यूज़, साबुन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लीच से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ब्लीच और वाटर से नहीं हो सकता। डायफ्राम को जब भी आप क्लीन करें या वॉश करें तो उसको क्या करना है? ब्लीच और वाटर से नहीं, माइल्ड सोप से, साबुन से क्लीन करना है। तो ये बात भी हो गई बिल्कुल गलत। डायफ्राम शुड नॉट यूज इफ द क्लाइंट डेवलप एक्यूट सर्विक्साइटिस, यानी कि सर्विक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो क्लाइंट को डायफ्राम यूज़ नहीं करना चाहिए। ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? डायफ्राम को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? तो आपको बता दूं, डायफ्राम को अगर हम यूज़ करते हैं सर्विसाइटिस के केस में तो ये और ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही है कि डायफ्राम को नहीं यूज़ करना जब भी सर्विक्स का इन्फेक्शन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड fitted for diaphragm, 24-year-old client receive instruction about its use. Which of the following client statement indicate need for further teaching? मतलब डायफ्राम के बारे में बात की जा रही है, इनमें से कौन सी बात डायफ्राम के बारे में गलत है? यहाँ पे अब हमें गलत सेंटेंस ढूंढना है। नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कौन सा गलत स्टेटमेंट है कि आप उसको दोबारा से सही करोगे। पहला पढ़िए, आई विल कंटिन्यू टू यूज द डायफ्राम अबाउट 2 to 3 years इफ इट कीप इट प्रोटेक्टेड इन द केस। अगर केस के अंदर मैं इसको सही से रखता हूं तो मैं कम से कम डायफ्राम को 2 से 3 साल तक यूज़ कर सकता हूं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप अगर डायफ्राम बिल्कुल सही है, रोज़ आप उसको वॉश करके सही से रख देते हो उसके डब्बे में, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वो 2 से 3 साल आप उसको यूज़ कर पाओगे। इफ़ आई विल गेट प्रेगनेंट, If I get pregnant, I have to refitted another diaphragm after childbirth. बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर कोई फीमेल क्या होती है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रेगनेंसी के बाद जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में वो डायफ्राम यूज़ करेगी, क्योंकि उसके सर्विक्स का साइज़ अलग हो चुका होगा, पेल्विस एरिया अलग हो चुका होगा, तो प्रेगनेंसी के बाद अगर क्लाइंट प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद
या बच्चे के बर्थ के बाद कभी भी उसको सेम डायफ्राम यूज़ नहीं करना, डायफ्राम उसको चेंज करना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रेगनेंसी हो गई या बच्चे का बर्थ हो गया तो उसके बाद डायफ्राम अनदर यूज़ करना है, दूसरा यूज़ करना है। सेम डायफ्राम यूज़ नहीं होगा क्योंकि डायफ्राम तो सर्विक्स के साइज़ के हिसाब से आता है, तो साइज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं हम उसको, लेकिन पेल्विस का साइज़ बढ़ जाता है चाइल्ड बर्थ के बाद तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा डायफ्राम हमें यूज़ करना पड़ेगा। बिफोर इंसर्टिंग द डायफ्राम आई शुड कोट रिम विद कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। डायफ्राम को लगाने से पहले कॉन्ट्रासेप्टिव जेली से अच्छे से रिम करना है। बिल्कुल, डायफ्राम की यही तो खास बात होती है कि डायफ्राम पे चारों साइड से कॉन्ट्रासेप्टिव जेली लगाई जाती है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, डायफ्राम यूज़ करने से पहले कॉन्ट्रासेप्टिव जेली आपने अप्लाई करनी है। इफ़ आई गेन और लूज वेट 9 किलो आई कैन स्टिल सेम डायफ्राम। तो दो बातें मैंने आपको पहले तो ये बताया था, जब भी प्रेगनेंसी हो तब आपको डायफ्राम चेंज करना है, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के केस में। और दूसरा केस क्या होगा, जब भी आपका वेट या तो 9.1 kg से ज़्यादा हो या फिर इससे बहुत ज़्यादा अगर 9 किलो कम हो रहा है या 9 किलो ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके वेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पेल्विक एरिया में भी तो चेंज आएगा, पेल्विक एरिया में भी चेंज आएगा। तो जब आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी आपको डायफ्राम चेंज करना चाहिए। तो सर इसमें गलत क्या है, ये बोल रहा है अगर मेरा लूज़ होता है वेट या वेट ज़्यादा होता है तो मैं सेम यूज़ करूँगा या सेम यूज़ करूँगी। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपका वेट बढ़े या बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको डायफ्राम को चेंज करना पड़ता है। 3 केसेस में हम डायफ्राम को चेंज कर सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट हुई थी क्लाइंट या बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद डायफ्राम यूज़ कर रहे हैं, या तीसरा केस जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाए। तो चौथा वाला ऑप्शन गलत है और यही तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि इनमें से बताइए कौन सा आंसर गलत है। तो आपका चौथा वाला आंसर गलत है, सही ऑप्शन भी यही होगा। चलिए पढ़ते हैं 13 वाला क्वेश्चन। अब इसमें पूछा जा रहा है साफ साफ, अ 13-year-old client tells the nurse her husband trying to conceive a baby. When teaching the client about reducing incidence of neural tube defect, the nurse would emphasize the need for increasing intake of which following food. मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए कौन से फूड आप प्रेफर करोगे। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, ऐसे फूड जिनमें फॉलिक एसिड हो। फॉलिक एसिड आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकता है, तो ऐसे फूड देने हैं जिनमें फॉलिक एसिड हो। तो बताइए इनमें से किस किस में फॉलिक एसिड होता है। क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फॉलिक एसिड है, यही तो आपने बोलना है। हाँ जी बिल्कुल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड है, तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में फॉलिक एसिड होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रॉबेरी में भी पाया जाता है। बीन्स में, बिल्कुल बीन्स में भी फॉलिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में तो आपको बता दूं, मिल्क के अंदर या फिर फैट के अंदर कभी भी फॉलिक एसिड नहीं पाया जाता। तो मिल्क या फैटी एसिड वाली डाइट तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को नहीं बचा सकती है। सनफ्लावर सीड, बिल्कुल सनफ्लावर सीड या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं वो उनके अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि बताओ फॉलिक एसिड किस किस में है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाएगा हमको। तो भैया ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फॉलिक एसिड है, स्ट्रॉबेरी के अंदर है, बीन्स के अंदर है, सनफ्लावर सीड्स के अंदर है। इनके अलावा फ्रूट्स में अगर पूछा जाए, कभी आपको पूछा जाए तो ऑरेंज भी एक ऐसा फ्रूट है, ऑरेंज के अंदर भी क्या पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अभी के लिए आंसर याद रखिए, आंसर नंबर 1, 2, 3 और 5 इसका सही आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, लेंटिन्स, अगला क्वेश्चन लेंटिन्स। तो लेंटिन्स होती हैं दालें, तो दालें भी ज़रूरी होती हैं। तो इसके 6 आंसर में से कौन कौन से सही हो गए अब, 1, 2, 3, 5 और 6। लेंटिन या दालों में भी फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, केवल मिल्क में नहीं पाया जाता, इसीलिए मिल्क गलत होगा, बाकी के सारे आंसर सही हैं। 14th वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए 14th क्वेश्चन, जो कि है वेसेक्टमी के बारे में। अ कपल विद वेसेक्टमी, permanent method of contraception which indicate statement would the nurse include in the teaching plan।
भैया वैसेक्टमी एक परमानेंट मेथड है, कौन सा इनमें से टीचिंग मेथड आप बताओगे जो आप इंक्लूड करोगे, मतलब कौन सा टीचिंग मेथड वैसेक्टमी के बारे में सही है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये, आंसर देना स्टार्ट कीजिए जल्दी से। चलिए आपने आंसर लगा दिया होगा, मैं ऐसी होप करता हूं। तो देखिए, अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नीडेड अंटिल द स्पर्म काउंट इज 0। चलो इसके बारे में बात करेंगे। वैसेक्टमी इज इजीली रिवर्स अ चिल्ड्रन डिजायर इन अ फ्यूचर। तो आपको बता दूं, अगर एक बार वैसेक्टमी कर लिया आपने तो आप आसानी से दोबारा सही नहीं कर सकते। वैसेक्टमी का मतलब होता है वास्ट डिफरेंस को काट के बाद देना, लाइगेट कर देना। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने एक बार वैसेक्टमी करवा दी तो दोबारा से आप जब भी आपको फ्यूचर में चिल्ड्रन चाहिए होंगे दोबारा से उसको वैसेक्टमी को हटा देंगे। ऐसा पॉसिबल है लेकिन ईजिली पॉसिबल नहीं है, और ना ही उसके परमानेंट में चांसेस हैं कि ऐसा दोबारा से आप बच्चे पैदा कर पाओगे या कंसीव कर पाओगे। तो वैसेक्टमी ईजिली रिवर्स्ड कंडीशन नहीं है, बहुत टिपिकल कंडीशन है अगर रिवर्स भी करना हो, और गारंटी नहीं रहती कि वैसेक्टमी रिवर्स होने के बाद काम करे या ना करे। तो दूसरा आंसर तो गलत है कि आसानी से आप इसको दोबारा से ठीक करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। वैसेक्टमी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेल प्रायर हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। वैसेक्टमी का कार्डियक बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट की बीमारी किसी को है तो क्या उसको वैसेक्टमी नहीं करेंगे? बिल्कुल गलत, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ट की बीमारी वाले पेशेंट के साथ भी वैसेक्टमी का हार्ट की बीमारी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आंसर भी होगा गलत। वैसेक्टमी रिक्वायर ओनली अ ईयरली फॉलोअप वंस द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ईयरली फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा बोल रहा है। तो आपको बता दूं ये भी बिल्कुल गलत है, कोई फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक 1 डे ये प्रोसीजर होता है, डे केयर में होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ओपीडी प्रोसीजर होता है, दिन में ही पेशेंट आता है, हम उसको लाइगेट कट करके लाइगेट करते हैं उसकी वैसेक्टमी को, और पेशेंट उसी दिन घर जा सकता है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, 20, 40, 50 मिनट का प्रोसीजर है। तो वैसेक्टमी में आपको फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती जनरली, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हो गए वो अलग बात है। तो तीनों आंसर गलत। तो आपको बता दूं, अगर किसी की वैसेक्टमी हो गई है तब तक उसको कॉन्डम्स या बाकी के बैरियर मेथड यूज़ कर सकता है वो, या कोई से भी मेथड यूज़ कर सकता है, जब तक कि स्पर्म काउंट 0 ना हो। 0 का मतलब, क्योंकि कई बार हम वैसेक्टमी में कट तो कर देते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ स्पर्म जिंदा रह जाते हैं, और स्पर्म वाइबल रहते हैं कम से कम 72 घंटे तक। तो कम से कम हमें या तो स्पर्म के काउंट 0 होने का वेट करना पड़ेगा अगर आपको बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल एक्टिविटी करनी हो, या फिर दूसरी कंडीशन मॉसबी के अंदर ये दी गई है कि 10 से 15 इजैकुलेशन करने पड़ेंगे। अगर 10 से 15 इजैकुलेशन हो गया तब हम ये मानते हैं कि हाँ भैया अब बहुत कम चांसेस हैं, बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल एक्टिविटी की जा सकती है। लेकिन जब तक स्पर्म काउंट सही नहीं होता तब तक आपको सेक्सुअल एक्टिविटी बिना किसी अनदर मेथड के यूज़ नहीं करनी है, तब तक आपको अनदर मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नीडेड टू स्पर्म काउंट इज 0। तब तक आपको कॉन्डम या कोई केमिकल मेथड, पिल्स वगैरह ये लेने पड़ेंगे जब तक कि स्पर्म काउंट 0 नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए पढ़िए 15th क्वेश्चन। तो क्या है 15th क्वेश्चन? हम बात कर रहे थे, अ 39-year-old multi-gravida client ask the nurse information about female sterilization ट्यूबल लाइगेशन, यानी कि ट्यूबेक्टमी के बारे में कोई फीमेल आपसे पूछ रही है तो इफेक्टिव आपने उसे बता दिया। अब बताइए इनमें से वो सही बात आपने उससे दोबारा से पूछा तो इफेक्टिव टीचिंग आप कब बोलोगे? मतलब ट्यूबेक्टमी के बारे में इन 4 में से कौन सा सेंटेंस सही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। माई फेलोपियन ट्यूब विल टाइव ऑफ अ स्मॉल अब्डोमिनल इंसिजन, पहला तो ये है। दूसरा, रिवर्सल ट्यूब लाइगेशन इजीली डन, रिवर्स किया जा सकता है ट्यूबेक्टमी को इजीली। तीसरा, और सक्सेस रेट 80% रहता है। तीसरा, आफ्टर द प्रोसीजर अब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स एट लीस्ट 3 वीक तक, प्रोसीजर के बाद कम से कम सेक्सुअल एक्टिविटी 3 वीक तक नहीं करनी है। बोथ ऑफ माई ओवरीज विल बी रिमूव ड्यूरिंग द ट्यूबल लाइगेशन प्रोसीजर। इनमें से कौन सी बात सही है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, बोथ ओवरीज को नहीं निकाला जाता। जब भी ट्यूबेक्टमी करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब को काट के बाद देते हैं, तो लाइगेट कर देते हैं, तो यहाँ पे ओवरी को निकालने की जरूरत नहीं होती। चौथा ऑप्शन आप इस तरीके से हटा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, आफ्टर दिस प्रोसीजर आई मस्ट अब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स एटलीस्ट 3 वीक्स, ऐसा नहीं है। जब तक
स्पर्म काउंट 0 नहीं होता तब तक आपको अब्सटेन रखना पड़ेगा या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आप कोई दूसरे मेथड, अनदर मेथड आपको यूज़ करने पड़ेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी करते टाइम पे, जैसे कॉन्डम मेथड या बैरियर मेथड या फिर बाकी के केमिकल या जो भी मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, वो यूज़ करने पड़ेंगे जब तक स्पर्म काउंट 0 नहीं होता या 10 से 15 इजैकुलेशन नहीं होते। क्लियर है? अच्छा, ये तो मैंने वैसेक्टमी के बारे में बताया। अब बात कर रहे हैं ट्यूबक्टमी के बारे में। तो ट्यूबक्टमी के लिए एटलीस्ट 3 वीक की ज़रूरत नहीं है, बाकी भी आपको क्या यूज़ करने पड़ सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मेल यूज़ करेगा वो बात अलग है। तो आफ्टर दिस प्रोसीजर अब्सटेन, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी, ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो भैया ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद कर दो, आप अगर प्रोटेक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, ये भी हो गया गलत। रिवर्सल ऑफ ट्यूबल लाइगेशन इजीली डन, यहीं पे अभी तो वैसेक्टमी के बारे में बताया था, लेकिन ट्यूबक्टमी भी तो ऐसे ही है कि ट्यूबेक्टमी को दोबारा से खोल के जोड़ देंगे, आसान है और 80% सक्सेस रेट भी है। तो आपको बता दूं बहुत कम चांस हैं, लगभग 10% नहीं, 10% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत कम चांस हैं कि अगर ट्यूबल लाइगेशन को हमने दोबारा सही करने की कोशिश भी करी, ट्यूब को दोबारा जोड़ने की भी कोशिश करी, तो उसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है और ये बहुत टिपिकल प्रोसीजर हो जाता है, ना कि ईजी। ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी ईजिली रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स का मतलब दोबारा से सही नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर भी होगा गलत। अगला है माई फैलोपियन ट्यूब विल बी टाइड ऑफ थ्रू अ स्मॉल अब्डोमिनल इंसीजन, बिल्कुल सही है। अब्डोमिनल एरिया में एक छोटा सा इंसीजन लगाया जाता है, उसके थ्रू ही फैलोपियन ट्यूब को काट के बाद देते हैं, यही इस प्रोसीजर में होता है। तो सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन देखिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और आंसर लगाना स्टार्ट कीजिए। चलिए, A 23-year-old nullipara client visiting a clinic for the routine examination tells the nurse desired to use of basal body temperature method for family planning. The nurse should instruct the client to do which of the following. मतलब एक पेशेंट है, वो बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड यूज़ कर रहा है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड यूज़ कर रहा है, तो बताइए इनमें से नर्स उसे क्या करने के लिए बोलेगी? चेक द सर्वाइकल म्यूकस, क्या बेसल बॉडी टेम्परेचर में सर्वाइकल म्यूकस चेक करना ज़रूरी है क्या, और थिक और स्पार्स है कि नहीं, ये चेक करना। तो भैया ये बात तो बिल्कुल गलत है, पहली बात, क्योंकि ओवुलेशन के लिए हम चेक करते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब है ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है कि अगर आप कोई केमिकल मेथड यूज़ नहीं करना चाहते, कोई बैरियर मेथड, कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को देख के भी, रिदम मेथड भी हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, तो इसमें आपकी बॉडी का डेली टेम्परेचर चेक करना होता है, ठीक है, ना कि म्यूकस। और ओवुलेशन से एक दिन पहले टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर 0.5 डिग्री के आसपास कम हो जाता है। मैंने बोला ओवुलेशन से पहले टेम्परेचर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है एक दिन पहले, तो आपको यही चेक करना होता है। डेली हम क्या करते हैं? चेक करते हैं टेम्परेचर, अगर 0.5 डिग्री नॉर्मल से कम है तो आप क्या कहोगे कि हाँ यार कल अब ओवुलेशन होने वाला है, तो ओवुलेशन के टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते। तो यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस की बात तो हमने करी नहीं, बॉडी टेम्परेचर की बात करी। और रही बात थिक और स्पार्स होने की, तो आपको बता दूँ जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ओवुलेशन के टाइम पे, वो कैसा होता है? वो बहुत ही पतला, मतलब क्लियर होता है। क्लियर का मतलब थिक नहीं होता, थिक तो बाद में होता है, ओवुलेशन के बाद थिक होता है। तो आपको तो ओवुलेशन से पहले चेक करना है, तो सर्वाइकल म्यूकस को हम चेक नहीं करेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर में। दूसरा, डॉक्यूमेंट द ओवुलेशन हर टेम्परेचर डिक्रीजेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी तो बोला मैंने कितना, 0.5 डिग्री चेक करते हैं, ना कि 1 डिग्री। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम नहीं होता, कितना होता है? 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो तीसरा आंसर भी गलत। अवॉइड क्वाइटस फॉर 10 डे आफ्टर स्लाइटली राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको 10 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ना हमने नहीं देखना है यहाँ पे, बेसल बॉडी टेम्परेचर कम होता है, कम चेक करते हैं। और दूसरी बात,
लगभग 5 से 7 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता, ना कि 10 दिन तक। तो चौथा वाला आंसर तो दोनों तरीके से गलत हो गया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पहली बात तो हम टेम्परेचर का बढ़ना चेक नहीं करते। क्या चेक करते हैं? कम होना, क्योंकि जिस दिन कम होगा समझ जाना अगले दिन ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होगा तब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। लेकिन यहाँ पे राइस चेक करके हमने क्या करना है? अगर स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ओवुलेशन तो हो चुका है। क्लियर? तो देखिए, टेक द टेम्परेचर एट द सेम टाइम एवरी मॉर्निंग, बिल्कुल यही तो है। जब भी आप बेड से उठें बिना कोई काम किए हुए सबसे पहले आपको अपने बॉडी टेम्परेचर चेक करना होता है डेली। इसके लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर के लिए डायरी बनाते हैं, डायरी। आपका टेम्परेचर आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना है। तो ऐसा होगा जिस दिन ओवुलेशन होने वाला होगा उससे एक दिन पहले यानी कि 13वें दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता तभी चल पाएंगी जब आप हर रोज़ सेम टाइम पे मॉर्निंग में उठ के अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो, तभी आपको पता लग पाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें रोज़ सुबह उठते ही बिना काम के क्या चेक करना है? बेड से उठते ही आपको अपना टेम्परेचर चेक करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए पढ़ते हैं 17th क्वेश्चन। अ कपल विजिटिंग अ इनफर्टिलिटी क्लिनिक for the first time state that they have been trying to conceive for past 2 years without success. After the history of physical examination, both partner, the nurse determined that appropriate outcome of the couple would be accomplished. Which of the following by end of the visit? कोई बात नहीं, लंबा क्वेश्चन है, सिंपल कर देते हैं इसको। एक कपल आए जो बोल रहे हैं कि हम पिछले 2 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए अब नर्स उनको इस के इनफर्टिलिटी के बारे में क्या बताएगी? इनफर्टिलिटी मतलब वो इनफर्टिलिटी हो गया उनको, 1 साल से ज़्यादा अगर कोई कंसीव नहीं कर पाता तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मतलब उन कपल्स को क्या है? इनफर्टिलिटी है। तो नर्स अब इनफर्टिलिटी के लिए क्या सही सेंटेंस बताएगी? चूज़ द अप्रोप्रिएट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को चूज़ करने के लिए बोल देगी क्या नर्स? अभी तो पता चला है कि इनफर्टिलिटी है, तो क्या अभी अभी उसको तुरंत वो बोल देगी कि ट्रीटमेंट मेथड के बारे में ये करो वो करो? बिल्कुल गलत। आते ही आपने ऐसा नहीं बोलना है, विजिट के एंड पे आपने ऐसा नहीं बोलना है, अप्रोप्रिएट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताना है। एक्नॉलेज दैट 50% इनफर्टाइल कपल अचीव अ प्रेगनेंसी, ये बताना है कि इनफर्टिलिटी वाले 50% लोग तो ठीक हो जाते हैं और वो कंसीव कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत कम चांस होते हैं इनफर्टिलिटी वाले कपल, 10 से 20%, 30% चांस होते हैं कि वो कंसीव कर पाएँ। तो झूठी बात आपने नहीं बतानी है कभी भी। दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत। डिस्कस अल्टरनेटिव मेथड ऑफ हैविंग फैमिली सच एज अडॉप्शन, आप उनको ये बोल दोगे अडॉप्शन करने के लिए, भैया आप तो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते, भैया इनफर्टिलिटी वाला 10-20%, 30% चांस तो हैं उसके बनने के, तो आप ऐसे अडॉप्शन के लिए उसको पहले ही नहीं बोल सकते, पहली विजिट के लास्ट में ही, एंड ऑफ द फर्स्ट विजिट में आप नहीं बोल सकते ऐसा। डिस्क्राइब ईच ऑफ द पोटेंशियल कॉजेज एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड मोडालिटीज़, बिल्कुल आपका मेन काम ये रहता है, अगर कोई इनफर्टिलिटी वाला पेरेंट्स आपके पास आता है तो आपने पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में उनको बताना है, किस कारण से वो इनफर्टाइल हैं ये बताना है। तो आप पहले ही उनको ट्रीटमेंट के बाकी चीज़ें नहीं बताने लगोगे, पहले आप कॉज बताओगे, क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं उनके बारे में एक आइडिया दे सकते हो। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, टीच द क्लाइंट क्या? डिस्क्राइब ईच ऑफ द पोटेंशियल कॉज, जो भी कॉजेज हैं उनकी इनफर्टिलिटी के वो बताओगे और क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं उनके बारे में बताओगे। ये नहीं कि आप उनको ऑप्शन दे रहे हो, चूज़ करने के लिए बोल रहे हो, ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो ऑप्शन आंसर होगा 4th वन। चलिए पढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इंडिकेट क्लाइंट अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर? IVF के बारे में कौन सा सही सेंटेंस क्लाइंट समझ गया है ये बताना है आपको। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में क्लाइंट कौन सी सही बात बोल रहा है? IVF सप्लीमेंट एस्ट्रोजन इन्हेंस द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अगर आपने OBG पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इम्प्लांटेशन के लिए एस्ट्रोजन जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करके रखता है? भैया प्रोजेस्टेरॉन। तो इम्प्लांटेशन के लिए ज़्यादा जरूरी प्रोजेस्टेरॉन है, यहाँ पे लिखा है एस्ट्रोजन।
आईवीएफ के टाइम पे आपको एस्ट्रोजन चाहिए होगा? नहीं भैया, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चाहिए होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो पहला आंसर तो गलत। आईवीएफ के टाइम पे द प्रेगनेंसी रेट विद आईवीएफ इज हायर देन द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जिसको बोलते हैं GIFT। मतलब ये बोल रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र से। तो आपको बता दूं गिफ्ट का ज़्यादा हायर है, गिफ्ट से ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है गिफ्ट वाला। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आईवीएफ के ज़्यादा चांसेस हैं गैमेट के से। तो आपको बता दूं गैमेट फैलोपियन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए दूसरा वाला आंसर भी गलत। तीसरा वाला, चौथा वाला देखो, बोथ ओवा एंड स्पर्म्स आर इंस्टिल्ड इनटू ओपन एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एंड में इनको डाल दिया जाता है, किसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवा और स्पर्म बनते हैं। तो आपको बता दूं ओवा और स्पर्म को मिलके एम्ब्रियो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एम्ब्रियो बोलो, या फिर 2 दिन का तो जाइगोट ही होता है। तो 2 दिन या 3 दिन के बाद कम से कम 4 से 5 जाइगोट, 4 से 5 सेट बनाते हैं, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि आप एक ही गैमेट बना के डाल दोगे और वो काम करेगा। तो पहली बात तो ये फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर पे इसको नहीं डाला जाता, सीधे यूट्रस में डाला जाता है। और दूसरी बात, ओवा और स्पर्म को अलग अलग नहीं डालेंगे, इनको बाहर निकालते हैं। फीमेल से ओवा लिए, मेल से स्पर्म लिए, उनको मिलाया और 3 से 4 सेट बना लिए। वो 4 सेट को डाला जाता है, कम से कम 4 से 5 सेट डाले जाते हैं आईवीएफ के अंदर, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। तो चौथा वाला आंसर आपका गलत कि फैलोपियन ट्यूब के एंड में डालते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखो फिर सही आंसर क्या है? आईवीएफ इन्वॉल्व बाईपास ब्लॉकेज अब्सेंट फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी फीमेल में अगर हमने उसकी फैलोपियन ट्यूब निकाल भी दी है तो भी आप आईवीएफ का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट यूट्रस में डालना होता है, डायरेक्ट यूट्रस में। देखो गैमेट इंट्राफेलोपियन जो पहला वाला है ना, गिफ्ट वाला गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, इसमें तो आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालना होता है जाइगोट को। लेकिन आईवीएफ के अंदर आपको डायरेक्ट के डायरेक्ट अगर फैलोपियन ट्यूब अब्सेंट भी है या ब्लॉक भी है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम बाईपास ही तो करते हैं, बाईपास करते हैं। अगर ब्लॉकेज हो फैलोपियन ट्यूब में या फिर फैलोपियन ट्यूब को निकाल दिया हो तो भी आप डायरेक्ट यूट्रस के अंदर ही गैमेट को डाल सकते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए पढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन। अ नर्स, क्या है क्वेश्चन का नाम? A 20-year-old preemie gravida client tells the nurse her mother had a friend who died from hemorrhage about 10 years ago. A vaginal birth. क्या बोल रही है? एक प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट बता रही है कि उसकी मदर एक फ्रेंड थी जो हेमरेज की वजह से 10 साल पहले मर गई, मतलब वजाइनल बर्थ के टाइम पे किसी लेडी की डेथ हो गई। तो इनमें से कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स होगा नर्स का? अगर नर्स कोई पेशेंट आपको ये बोले कि यार वजाइनल बर्थ की वजह से तो 10 साल पहले हमारे पड़ोस में कोई मर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया था, तो नर्स उसको क्या आंसर करेगी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, टुडेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्टेड द लो मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ये बोल रहा है, नर्स ये बोलेगी कि आजकल की जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या आपको ये बात सही लगती है? तो आपको बता दूं मैटरनल मोर्टालिटी रेट तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के साथ भी मरते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से नहीं बचा सकते ना आप हर किसी को। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज भी लोग मर रहे हैं। पहली बात तो ये सुनो, मदर की डेथ आज भी हो रही है, तो पहली बात तो गलत है कि आजकल मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत कम हो गया है, लो हो गया है। दूसरा, डोंट कंसर्न योर सेल्फ विद द थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। अपने आप को ऐसी चीज़ों में मत धकेलो जो पास्ट में हो गया, उन सब चीज़ों को भूल जाओ। किसके फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, आपकी मदर की दोस्त के साथ क्या हुआ था, इन बातों के चक्करों में मत पड़ो। क्या ऐसा नर्स बोलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा आंसर आप नहीं करोगे कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ऐसी बातें नहीं करनी है। नॉर्थ अमेरिका मदर सेल्डम डाई इन द चाइल्ड बर्थ। तो आपको बता दूं, क्या आपको लगता है अमेरिका जैसे कंट्री में आजकल भी मदर की डेथ हो रही है? तो बहुत कम चांसेस है वहाँ पे।
कम चांसेस हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा मदर की डेथ हो रही है, तो तीसरा वाला आंसर भी बिल्कुल गलत होगा। चौथा वाला आंसर देखो, व्हाट इज़ दैट यू आर कंसर्न अबाउट प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। तो आप ये बोलोगे उनसे, आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हो, प्रेगनेंसी, लेबर या चाइल्ड बर्थ के बारे में। तो इससे क्या होगा, एक ओपन कम्युनिकेशन आप पेशेंट को दे रहे हो, वो आपको और भी बातें बताएगा, और उसको जिस चीज़ से डर लग रहा है, प्रेगनेंसी से लग रहा है या डिलीवरी ऑफ द बेबी से लग रहा है, लेबर से या फिर चाइल्ड बर्थ से लग रहा है, तो आप उसको बोलने का मौका दोगे। ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं आपको पेशेंट को, जिससे कि ज़्यादा जानकारी मिले। पहले वाला आपको लग रहा है कि सही बात है, नहीं है। आजकल भी इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, ऐसे अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, ठीक है। लो मैटरनल मोर्टालिटी रेट नहीं है अभी भी, चाहे आपके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, फिर भी मदर की डेथ हो रही है। दूसरा, आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को ना डालो। आप ऐसे पेशेंट को बोल के क्या बोल रहे हो, कोई ऐसी जानकारी नहीं दे रहे हो, आप उसके कन्वर्सेशन को बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हो। नॉर्थ अमेरिका में लोग मर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मदर मर रही है, ये बात तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि वहाँ पे डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। लास्ट देखो, जो सही आंसर है हमारा, वो आंसर है व्हाट इज़ योर कंसर्न। आप पेशेंट से पूछोगे आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो, वो यही तो बोलना चाहिए। उसको डर लग रही होगी ना प्रेगनेंसी से, चाइल्ड बर्थ से या किसी चीज़ से, तो आप उससे ये पूछोगे तो वो आपको और अच्छी जानकारी देगा, ठीक है। तो इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन हमेशा रखना है पेशेंट के साथ। आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, चौथा वाला, ठीक है। चलिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नर्स, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। A 19-year-old Nalli Gravida client visiting a clinic routine examination asked the nurse about cervical mucus changes during the menstrual cycle. Which of the following nursing statement include in a teaching plan? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक 19 ईयर की नल्ली ग्रेविडा फीमेल है जिसको रूटीन एग्जामिनेशन के लिए नर्स ने बुलाया है। तो वहाँ पे वो नर्स से पूछ रही है सर्वाइकल म्यूकस के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस कैसा होता है, ये पूछ रही है नर्स से। तो नर्स उसको क्या आंसर देगी। अबाउट मिडवे थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल सर्वाइकल म्यूकस इज थिक एंड स्टिकी। मिडवे मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, यानी कि 14th डे पे पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है थिक और स्टिकी होता है। तो आपको बता दूँ, थिक और स्टिकी तो 14 डेज़ के बाद होता है, ना कि 14 डेज़ पे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, ड्यूरिंग ओवुलेशन द सर्विक्स रिमेन ड्राई विदाउट एनी म्यूकस प्रोडक्शन। सर्विक्स ड्राई रहती है म्यूकस प्रोडक्शन के ओवुलेशन के टाइम पे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। कभी भी सर्विक्स ज़्यादातर ड्राई नहीं रहती, वहाँ पे सीक्रेशंस या डिस्चार्ज वगैरह प्रेजेंट रहता है, म्यूकस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो दूसरा आंसर भी गलत। एंड एज ओवुलेशन अप्रोचेज सर्वाइकल म्यूकस इज अबंडेंट एंड क्लियर। चलो इसके बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल म्यूकस डिसअपेयर इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन रिज्यूमिंग द मेंसेस। मतलब सर्वाइकल म्यूकस डिसअपेयर हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ख़त्म होते ही? नहीं भैया, हमेशा सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट रहता है सर्विक्स में। तो चौथी वाली बात भी गलत है। तो सही आंसर अब आप लोगों को पता लग गया कौन सा है, तो मुझे कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि 14th डे पे यानी कि ओवुलेशन के दिन कैसा रहता है सर्विक्स का, सर्वाइकल म्यूकस कैसा रहेगा, वो आंसर नंबर 3 है जो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू।